और मेरी बात सुनना ध्यान से, उस समय वर्ल्ड वॉर टू में ना दो तरह की लड़ाइयां थी। एक था एक्सिस अलायंस, एक अलाइड पावर। एक्सिस अलायंस में कौन था? जर्मनी, इटली, जापान। ये वर्ल्ड वॉर वन में भी हारे थे, टू में फिर इकट्ठे आ गए। अलाइड पावर में कौन था? वहां पे था भाई इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, यूएसए और सोवियत यूनियन। ये एक साथ थे, ये वर्ल्ड वॉर वन में भी जीते थे, ये दोबारा एक साथ आ गए थे। अब इन्होंने सोचा कि दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है और भारत के अगेंस्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन है अलाइड पावर। अब ब्रिटेन एलाइड पावर है तो मैं क्यों नहीं एक्सिस में किसी का सपोर्ट ले लूं। तो ये बाहरी ताकतों से समर्थन लेने के लिए गए। इन्होंने सोचा सही मौका है, इस समय दुश्मन अभी उलझा हुआ है, कमजोर है, मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। अब मजे की बात समझिए, तेज वो नहीं होते जो मौके का इंतजार करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही मौके पे वार करते हैं। इन्होंने सोचा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो पहले तो इन्होंने ट्राई फिर भी सोवियत यूनियन पे ही किया। उसके लिए इन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया। और प्लान बनाने के लिए इन्होंने अपने एक दोस्त थे इनके, मियां अकबर शाह, उनको एक टेलीग्राम भेजा पेशावर में और उनको पेशावर से कोलकाता बुला लिया कि भाई आओ मेरी मदद करो। और मियां अकबर शाह को उन्होंने बोला, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, कि भाई तुम मुझको किसी तरह से काबुल ले जाओ, मैं काबुल के रास्ते उस रूस में जाऊंगा। यूएसएसआर हुआ करता था, अभी आज तो रशिया है। तो अपने भतीजे शिशिर थे इनके, उनकी मदद से इन्होंने गाड़ी लिया। गाड़ी में सीआईडी से बचते बचाते पिछली सीट के नीचे लेट के, दब के, छुप के ये निकले। वो उन्होंने उसको कलकत्ता से धनबाद छोड़ा, धनबाद से इनको काबुल और काबुल से मॉस्को जाना था। अब वही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वहां रविंद्रनाथ टैगोर गाया करते थे कि जोरी तोरो डाक शून्य क्यों। तो ये अकेले चल पड़ते थे, जोदी तोरो डाक, अगर तेरी आवाज सुन के कोई ना शेन, अगर कोई नहीं आता है तो तौबे एकला चलो रे। सारी जुगत लगा के सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच गए हिटलर से मिलने के लिए। हिटलर से अपॉइंटमेंट लेने की इन्होंने बहुत कोशिश करी, बड़ी मुश्किल से इनको अपॉइंटमेंट मिली। जब ये जाके वहां बाहर ड्राइंग रूम में बैठे तो अचानक एक आदमी आया, मतलब हिटलर आए और आके बोले, हेलो मैं हिटलर हूं, और अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। सुभाष चंद्र बोस जवाब देते हैं, मेरा नाम सुभाष है, मैं भारत से आया हूं और मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। हिटलर हैरान हो गए, कह रहे मैं ही तो हिटलर हूं। फिर वो वापस लौट के चले गए अंदर। अंदर से एक दूसरा आदमी आता है, फिर आके हाथ मिलाता है, हेलो मैं हिटलर हूं, बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस फिर खड़े हो गए, नमस्कार मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं, मुझे आपसे नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है। सब हैरान हो गए, अरे ये क्या चक्कर है, हिटलर तो आए मिलने के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने मना कर दिया मिलने के लिए, बोले मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। अब 3-4 जब लोग आए और सबको उन्होंने बोल दिया मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं, तो हिटलर ने असल में अपने 4-5 बहरूपिये बना रखे थे, उसको अपनी जान का खतरा रहता था। और सुभाष चंद्र बोस हर बार पहचान गए। असली हिटलर को जब ये बात पता चली तो उसकी बुद्धि चकरा गई और वो बाहर आए। उनके लिए यह पहली बार हुआ पूरी पृथ्वी पे कि किसी आदमी ने पहचान लिया कि यार ये तो असली हिटलर नहीं है। तो वहां करके उन्होंने अपना दूरी से वहां खड़े हो गए और दूर पे आके खड़े होकर के इनको देखने लगे कि क्या चक्कर है, पहचानता कैसे। तब सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए और दूर से खड़े हो गए हिटलर उनको बोले कि बताइए क्या बात है, क्यों मिलना चाहते हैं। और तभी सुभाष चंद्र बोस मुस्कुरा के आगे बढ़े, बोले नमस्कार मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हिटलर कि आपने मुझसे मिलने का मुझे ये अवसर दिया। हिटलर हैरान, क्या पहचान गया ये? अब बिल्कुल ठीक पहचाना। पूछा कि भाई तुमने मुझे पहचाना कैसे? सारी बात छोड़, पहले ये बताओ पहचाना कैसे? आज तक दुनिया में कोई पहचान नहीं पाया। मेरे यही सारे कॉपी जो मेरे हिटलर के होते हैं, ये दुनिया भर में घूमाते हैं, सारे काम कराते हैं, तुमने पहचान लिया। तो तभी सुभाष चंद्र बोस बोले कि भाई मैं आपसे मदद मांगने आया था, मैं आपके चौखट पर आया हूं और आपका स्वभाव थोड़ा गर्वात्मक होना चाहिए, थोड़ा गर्व वाला होना चाहिए। और आप आके पहले हाथ बढ़ा देते थे कि मैं हिटलर हूं, बताइए। तो मैं उसी से समझ गया कि हिटलर के पास एक किसी पराधीन देश से, भारत जो कि परतंत्र है, वहां से कोई मदद मांगने आया। तो आपके चेहरे में वो गर्व नहीं दिख रहा था, तो आपके जो कॉपी थे वो राइट बिहेवियर नहीं डिस्प्ले कर रहे। और हिटलर की बुद्धि चकरा गई, बोला ऐसा इंटेलिजेंट आदमी कभी नहीं देखा, इसको क्या बोलते हैं एक्यूरेट जजमेंट। और इसके बाद इस मुलाकात से हिटलर इतना प्रभावित हुआ कि जो युद्ध बंदी इन्होंने बना रखे थे, युद्ध बंदी जो 4000 इन्होंने अंग्रेजों से जीते थे, उनको उन्होंने फ्री कर दिया और वो वहां से आजाद हिंद फौज में ज्वाइन किए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में। हिटलर ने इनको हेल्प करी और इन्हें कहा कि देखो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, जीतना चाहते हो, भारत जर्मनी से बहुत दूर है और जापान एक्सेस पावर है, हम लोग के साथ की पावर है।
मैं जापान में बात करवा देता हूं आपकी, कुछ सिस्टम्स तय करते हैं कि मैं आपको जापान भेजता हूं यहां से, और वहां से आप टीम बनाई, क्योंकि जापान आपकी मदद करेगा, जापान हम लोग के साथ का है और जापान भी अंग्रेजों के खिलाफ है। तो ये बड़ा मुस्कुराया, इनको बहुत अच्छा लगा। तो हिटलर ने इनके लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। आप समझ सकते हैं, बाकी लोग भारत में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये दुनिया भर में इंटरनेशनल अलायंसेस बिल्ड कर रहे थे। अंग्रेजों को भी पता लग गया अब तक कि ये इस समय जर्मनी में है, और वहां से इन्होंने पूरी तैयारी करी। इनको हिटलर ने अपनी एक प्राइवेट बड़ी पनडुब्बी दी, जिसमें इन्होंने जो जर्मनी की नौसेना की बड़ी पनडुब्बी थी, और उसमें 90 दिन लगने थे। वो जहां पानी के ऊपर पानी के नीचे सब तरह से ट्रैवल कर सकती थी। उससे इन्होंने इनको सुमात्रा द्वीप में भेजा, जो आजकल इंडोनेशिया का आइलैंड है, उसको जापान ने जीता हुआ था और जापानी सेना के कब्जे में था। ये वहां पहुंचे, हिटलर की मदद से पहुंचे, हिटलर के कारण पहुंचे। इमेजिन, हिटलर को भी इन्फ्लुएंस कर पाए। सुमात्रा से फिर ये, जो कि जापानीज आइलैंड है, अभी इंडोनेशिया के पास है, वहां से प्लेन से टोक्यो पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद ये जानते थे कि जापान एशिया के अंदर अपना वर्चस्व के लिए लड़ाई कर रहा है। तो जापान के प्रधानमंत्री को जाके इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। ऐसे इंटेलिजेंट लीडर्स नहीं थे जो इतने पढ़े लिखे थे, इतने इंटेलिजेंट थे। वहां जाके प्रधानमंत्री को साथ में बिठाया और उनको क्या बोला, देखिए भाई साहब, हिदेकी तोजो, एक बात समझ लीजिए कि एशिया तो एशियाई लोगों का होना चाहिए ना, एशिया में बाहर के गोरे कैसे आ गए। वो बड़ा मुस्कुराए, क्या जबरदस्त आदमी है, बात तो ठीक कह रहा है भाई, एशिया तो एशियाई का होना चाहिए। तो हिदेकी को ये बात अच्छी लगी। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपके भगवान बुद्ध है और हमारे यहाँ भी तो भगवान बुद्ध ही हैं, हमारे लिए कितने पूजनीय है, उस लिहाज से तो हम भाई भाई हो गए। और वो बड़ा इंप्रेस हुए जापानी प्रधानमंत्री। उन्होंने जाके पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया कि हम सुभाष चंद्र बोस को पूरी मदद करने को तैयार है। भारत की आजादी की लड़ाई में जापान उनके साथ में। सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि इनका इस समय सिंगापुर के साथ झगड़ा चल रहा है, सिंगापुर में अटैक कर रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस को मालूम था कि अंग्रेजों की सेना सिंगापुर में थी, वहां 85,000 ब्रिटिश सैनिक थे, जिसमें से 45,000 तो इंडियन थे। तो इन्होंने पहले से एक योजना बना रखी थी, जिसमें जापानीज को ये मैसेज दे रहे थे कि जब तुम सिंगापुर में बम गिराओगे, वहां पर्चे फेंक दो, हर बम के साथ पर्चे फेंको ऊपर हवाई जहाज से, और हर पर्चे में लिखो, हिंदी में भी, तमिल में भी, अंग्रेजी में भी, कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों का गुलाम बन के उनके साथ लड़ते रहोगे, तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों का गुलाम। अब वहां पर जितने भी सिंगापुर में सैनिक थे जो भारतीय, वो पर्चा पढ़ लेते थे, और वहां पे अंदर विद्रोह चालू हो गया। इनकी रणनीति सुभाष चंद्र बोस की, प्रधानमंत्री जापान के साथ में मिलकर काम आई। अटैक की रणनीति, इनको वहां सफलता मिली। और अब इमेजिन करिए, जापानीज प्राइम मिनिस्टर तक को इन्फ्लुएंस कर दिया, उनको तक एक योजना समझा दी सिंगापुर पर अटैक करके। सिंगापुर अपना, अब सिंगापुर जापान का हो गया था। अब जैसे ही वो उनका हुआ, प्रधानमंत्री भी इनसे खुश थे। तो वहां जो 45,000 ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंडियन सैनिक थे, उनको जापानीज ने इनको वापस कर दिया, सुभाष चंद्र बोस को। और वहां से तैयार हुई पूरी आर्मी। रास बिहारी बोस जो वहीं पे इंडियन लोगों को तैयार किया करते थे, उनके माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया, और अब तैयार हो गई आजाद हिंद फौज। यहां से अंग्रेजों को पता लगने लगा कि ये बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। जापानी सेना बर्मा को जीत चुकी थी, अब बर्मा में कब्जा इनका था, जापानीज का। इन्होंने कहा कि भाई अब बर्मा के रास्ते भारत में घुसेंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने पूरा सहयोग किया। नागा पहाड़ियां, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो नागालैंड है, वहां से मैदानी इलाकों में जाएंगे, पहले पहाड़ों पे जाएंगे, वहां से मैदानी इलाकों में जाएंगे। अप्रैल 1944 में आजाद हिंद फौज, जो ये सिंगापुर से अपनी टीम तैयार करके आए थे, बर्मा से टीम तैयार करके आए थे, ब्रिटिश सेना को खदेड़कर मणिपुर में जाकर के पहली बार तिरंगा डाला। पूरा देश पूरा हिल गया उस समय। एक बात आपको बता दें, मानते तो दिल से गांधी भी थे कि हमारा देश अनडिवाइडेड रह सकता था। क्या कहते हैं कि अगर आप किसी को जोड़ना चाहते हो ना अपने साथ, तो उसे केवल गले नहीं, दिल से लगाना चाहिए। क्योंकि गांधी ये जानते थे कि जिन्ना कितना भी शोर मचा ले, सारे हिंदू और मुसलमान अगर किसी एक लीडर को इकट्ठे मानते थे तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। 1943 में जब रंगून के अंदर बर्मा में ये अपनी फौज इकट्ठी कर रहे थे, तो आजादी के लिए अपनी फौज को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सबसे योगदान मांगे। और उस योगदान के दौरान वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति आया और उसने आकर के बोला कि सुभाष चंद्र बोस जी, मैं आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, मेरे पास कुछ करोड़ रुपए हैं। याद रखना, उस समय कुछ करोड़ रुपए बहुत हुआ करते थे। मेरे पास कुछ करोड़ रुपए, अपना घर है, अपना परिवार है, मैं सब आपको देने वाला हूं। तो वो सुभाष चंद्र बोस उनको बोले, उस मुसलमान व्यक्ति को, कि तुम क्यों मुझको अपना सब कुछ दे दोगे तो अपना घर कैसे चलाओगे। तो उसने क्या बोला, अब घर थोड़ी चलाना है, अब तो मैं भी, मेरी पत्नी भी, मेरे बच्चे भी आपकी सेना में है। गांधी ये बात जानते थे। इनफैक्ट ये तो एक बार खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बोला था कि अगर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं उनके साथ रहने को तैयार हूं, उनको अलग पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं।